हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का ये तीसरा सेट है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके पहले 2 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आपके लिए उपलब्ध हैं। आप कभी भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी हमने बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ शेयर किया है। शुरू करते हैं, चलिए। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अंत में हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? ऑप्शंस हैं चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, और ई ऑप्शन एज यूजुअल। इसका सही उत्तर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही बिहार में आज़ाद दस्ता काफ़ी सक्रिय था। जयप्रकाश नारायण ने इसको गठित किया था 1942 के समय, और आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी समय 1942 के समय ही हुआ था। ये आज़ाद दस्ते की खास बात ये थी ना कि इसमें नौजवानों को गुरिल्ला युद्ध में माहिर बनाया जाता था। देखिए, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। गुरिल्ला युद्ध एक तरह की युद्ध की पद्धति होती है जिसमें अपने दुश्मन पर तब अटैक किया जाता है जब वो एकदम रिलैक्स मूड में होता है। अचानक से अटैक कर देते हैं और फिर वहाँ तहस नहस करके फिर गायब हो जाते हैं। फिर जब दुश्मन रिलैक्स होता है फिर दोबारा अटैक कर देते हैं। इस तरह से गुरिल्ला युद्ध होता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। इसके पहले भी हमने सोशलिस्ट पार्टी की बात की है, हमने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात की है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थोड़ी अलग है। ठीक है, दोनों एक नहीं है। हालांकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलके ही काम करती थी। दोनों में अच्छा तालमेल था, आपस में समन्वय था, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ था 1934 में। ठीक है। महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? देखिए, महावीर जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी राजगीर के पास पावापुरी में। बिहार के राजगीर के निकट पावापुरी में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये जिस समय इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई उस समय इनकी उम्र थी 72 ईयर्स, यानी 72 साल, और यही पावापुरी में ही इन्होंने अंतिम उपदेश भी दिया था। इसके बाद ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में किस वर्ष अनुशीलन समिति की स्थापना की? ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके दो प्रश्न आ रहे हैं। पहली बात ये कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की, तो ये आपका प्रश्न ही बता रहा है कि सचिंद्रनाथ सान्याल ने की। और दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि इन्होंने कब, किस वर्ष ऐसा किया, इसका सही उत्तर है सी, यानी 1913। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको अनुशीलन समिति के बारे में बता दूं। ये क्या थी? ये मूल रूप से बंगाल में स्थापित एक समिति थी, अंग्रेजों की विरोधी समिति थी और गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी ये। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो था बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, आनंद मठ के जो रचयिता थे, इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, यही अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना जब बंगाल में हुई थी सबसे पहले, तो ये 1902 में हुई थी। इसको किया था जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष ने। आपको हालांकि किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या है इसका? सी, 1913। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने
जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं लोहानीपुर से। लोहानीपुर कहाँ है? पटना के निकट है। ठीक है, पटना के निकट लोहानीपुर से मौर्य काल में बने हुए जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, है ना। दूसरे पार्श्वनाथ, और 24वें में हमें जो नाम मिलता है वो है महावीर स्वामी का, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलिए चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? ये स्पष्टीकरण दिया गया है चतुर्थ अभिलेख में। देखिए, अशोक अपने अभिलेखों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनमें हालांकि इस प्रश्न में आपको 4 अभिलेखों का नाम दिया गया है, द्वितीय, चतुर्थ, सातवें और नवम। ये इसका आंसर है चतुर्थ। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बाकी के बारे में बता दूं। द्वितीय अभिलेख में मनुष्यों और पशुओं दोनों की चिकित्सा की बात की गई है। साथ ही में इसी में अशोक ने अपना नाम देवनाम प्रिय बताया है, यानी देवताओं का प्रिय। सातवें अभिलेख की बात करें तो इसमें धम्म का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। नवें अभिलेख को देखें तो इसमें खर्चीले जो भी समारोह होते हैं, जो भी सेलिब्रेशन होते थे, उन पे रोक लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है। साथ ही कहा गया है कि करुणा का भाव दास के लिए, एक दूसरे के लिए रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य किसने स्थापित किया? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया बी पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र, जिनका पूरा नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की, और साथ ही साथ इसी प्रकार इन्होंने पहला ब्राह्मण राज्य भी स्थापित किया। 8वां प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को आश्रय देने वाला शासक कौन था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को आश्रय देने वाला शासक था कनिष्क। कनिष्क के बारे में आप जानते हैं कि ये कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा रहे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था सी पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा, जो कि पटना का ही पुराना नाम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि इनका जो पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 320 ईस्वी में। ठीक है, 320 ईस्वी में। ध्यान रहिए, हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम गुप्तकालीन शासक की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? तीरभुक्ति या आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल इनमें से कौन था? सही आंसर है ए गोविंद गुप्त। ठीक है, सही उत्तर है ए गोविंद गुप्त। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था गोविंद गुप्त, जिसको आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गुप्त काल की कार्तिकेय की मूर्ति, बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये, किस जिले से प्राप्त हुई थी? ये मूर्ति प्राप्त हुई है शाहाबाद जिले से। ठीक है, आप जानते हैं गुप्त काल अपने स्थापत्य, मूर्ति कला, मतलब कला और संस्कृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसीलिए इसको स्वर्ण युग भी कहते हैं, है ना। तो इस समय की कार्तिकेय की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये प्राप्त हुई है शाहाबाद से। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ये था भागलपुर में। ठीक है, डी भागलपुर में। भागलपुर का पुराना नाम आप जानते हैं, अंग प्रदेश था, और इसकी राजधानी थी चंपा। महाजनपद काल की बात बता रही हूँ। और जब यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो से था, इसकी स्थापना की थी पाल शासक धर्मपाल ने। इसकी स्थापना की थी पाल शासक धर्मपाल ने। इसके साथ ही आगे चलते हैं। पाल काल में किसे श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? देखिए, श्रीनगर भुक्ति कहते थे मगध को। ठीक है, मगध का नाम था, दूसरा नाम श्रीनगर भुक्ति।
शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो कर्नाट शासकों की बात करें तो कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। ठीक है, नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी हुआ करती थी कर्नाट वंश की सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ इसकी राजधानी थी। अंतिम शासक था हरि सिंह। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे वहाँ इनमें से कौन शासक था कर्नाट शासकों में जो सबसे ज़्यादा महान समाज सुधारक था? इसका सही उत्तर है बी, हरि सिंह देव, जो कि इसके अंतिम शासक भी थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था? देखिए, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। इस समय सेन वंश का शासक कौन था, इसके बारे में हमें बताना है। ये थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, सी लक्ष्मण सेन। आपको 2-4 बातें बता दूं कि बख्तियार खिलजी जो है ना, ये बिहार का पहला मुस्लिम विजेता था। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम था ये। इसी ने बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा इसका पूरा नाम बताऊं आपको तो इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। साथ ही साथ इसके आक्रमण के बारे में हमें पता चलता है तबकाते नासरी से। अब तबकाते नासरी किसने लिखी थी ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, चलिए, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में पहला सुल्तान जिसने सैनिक अभियान का आयोजन किया, सैनिक अभियान यहाँ पे आयोजित किया, वो था इल्तुतमिश। ठीक है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला सुल्तान यही था, इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना में फ्रांसीसियों ने माल गोदाम की स्थापना कब की? बिहार के पटना में फ्रांसीसियों ने माल गोदाम की स्थापना कब की? बिहार में माल गोदाम की जो स्थापना थी इन लोगों ने की थी वो 1734 ईस्वी में की थी। देखिए, फ्रांसीसियों की जो मुख्य दिलचस्पी थी ना, वो थी कि वो बिहार से शोरा प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, बिहार से ये शोरा प्राप्त करना चाहते थे, यही इनका मेन इंटरेस्ट था बिहार में। इसीलिए ये 1734 में बिहार आए और इन्होंने पटना में माल गोदाम की स्थापना की। प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही निर्णायक युद्ध था ये, अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब किसको बनाया गया था? ये बनाया गया था ए, मीरन को। ठीक है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना या गठन का वर्ष कौन सा है? देखिए, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की जो स्थापना की गई थी, इसका मूल रूप से उद्देश्य था पटना के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, पटना से रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो इसकी स्थापना का वर्ष था 1770 ईस्वी। 1770 ईस्वी बिहार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे ना, वो थे इस समय जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बिहार में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मजरुल हक ने। मौलाना मजरुल हक एक बहुत ही फेमस व्यक्तित्व रहे हैं बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, जैसा कि इन्हें बिहार का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही सदाकत आश्रम की स्थापना की थी बिहार में, पटना में है सदाकत आश्रम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बिहार में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में भी 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि खिलाफत आंदोलन का कोई भी संबंध भारत की स्वतंत्रता से नहीं था, है ना। ये मूल रूप से जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, 1918 में खत्म हुआ, और यहाँ पे जो टर्की के साथ सेव्र की संधि हो रही थी, इस संधि के बारे में अफवाह फैली कि ब्रिटिशर जो हैं वो टर्की पे बहुत ही ज़्यादा सख्त संधि थोप रहे हैं, जिसकी वजह से खलीफा जो कि
टर्की में खलीफा का एक पोस्ट हुआ करता था, तो खलीफा के अधिकारों को सीज़ कर लिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो खलीफा के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये बाद में जाकर के हालांकि पूरे विश्व में फैल गया, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स की सरकार थी मुख्य रूप से वहाँ तो बिल्कुल ही फैल गया था। भारत में भी आया था, बिहार में भी इसका नेतृत्व आप देख रहे हैं कि मौलाना मजरुल हक ने किया था। लेकिन बाद में फिर ये धीरे धीरे आंदोलन शांत हो गया, क्योंकि टर्की में फिर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बन गई और आंदोलन वहीं पे ख़त्म हो गया। तो जहाँ से ओरिजिन था, जब वहीं ख़त्म हो गया आंदोलन, तो फिर बाकी जगह भी धीरे धीरे ये शांत होता गया। आगे चलते हैं। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नालंदा में। नालंदा बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है। नालंदा के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पे विश्वविद्यालय रहा था, जिसके खंडहर अभी भी उपलब्ध हैं, जहाँ जो बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है पूरे बिहार का, है ना। बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वेनसांग आया था, उसने यहाँ पे स्टडी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, जो कि जैसे कि इस विश्वविद्यालय में जो लोग भी जाते थे, वो उनका इंटरव्यू जो लेता था ना, वो एक गार्ड होता था, जो द्वारपाल होता था, वो इंटरव्यू लेता था स्टूडेंट्स का। चलिए, ये तो विश्वविद्यालय की बात हो गई। हम यहाँ बात कर रहे थे पंत वन्यजीव अभयारण्य की, जो है नालंदा में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए, इसमें आप देखेंगे ना, तो जब मैप देखेंगे बिहार का, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, भागलपुर और पटना में, और कई जगह पे क्वेश्चंस भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाले मिलते हैं। तो मुझे खुद भी कई जगह पे भागलपुर भी दिखा, कई जगह पे पटना दिखा। हम पटना को ऑथेंटिक मान के चल रहे हैं, और पटना ही है भी। बाकी जब हम बिहार के भूगोल को स्पेशली पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ पे हमारे इस तरह के कन्फ्यूजन्स क्लियर होते चलेंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या है? पटना। बिहार में सोने के सुरक्षित भंडार कहाँ हैं? बिहार में सोने के सुरक्षित भंडार 3 जगहों में पाए जाते हैं, जमुई में, पश्चिम चंपारण में, और एक मुंगेर में। ठीक है, तो यहाँ जमुई, पश्चिम चंपारण दिया गया है, मुंगेर हालांकि नहीं दिया है, फिर भी एक से ज़्यादा आंसर है, तो इसका ऑप्शन ई सही होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 26 जून 1968 को। इस समय बिहार के जो राज्यपाल थे वो थे नित्यानंद कानूनगो। और बात करें कि मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, तो इस टाइम पे बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था 2006 में। इसमें कुछ नियमावली थी, कुछ चीज़ों का डिसीजन दिया गया, कुछ निर्देश दिए गए। तो इसमें 2 ग्राम सभा की जो बैठक होती है, उसमें अधिकतम इसके बीच की जो अवधि निर्धारित की गई, डिसाइड की गई है, वो है 3 महीने। और इस बैठक का आयोजन का दायित्व तो पूरा का पूरा होता है मुखिया का। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ बता दूँ आपको कि ग्राम सभा क्या होती है। देखिए, किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में जो ग्राम होता है ना, ग्राम सभा, ग्राम, तो उस ग्राम में जो वोटर लिस्ट होती है ना, मतदाता सूची, इसमें जितने लोगों का नाम होता है, यानी जिनका भी नाम इस मतदाता सूची में शामिल होता जाएगा, वो सभी इस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं को मिला के ग्राम सभा बनती है। ठीक है, चलिए। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है जिला दंडाधिकारी को। ठीक है, जिला दंडाधिकारी को जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है। और अगर बात करें कि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, ये देता है अध्यक्ष को। ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद के अभी आंकड़े नहीं आए हैं, कोई उसके बाद का हमें डेटा नहीं मिला है।
2011 की जनगणना को ही आधार मान के हम अभी तक डेटास को पढ़ते हैं। तो इस जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? इसका सही उत्तर है बी, शिवहर। यहाँ शिवहर जिले में 65.1% शहरी आबादी साक्षर है। मात्र शहरों की बात कर रही हूँ, ओवरऑल बात नहीं कर रही। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मैं हर सेट में जनगणना से कम एक प्रश्न को रखती हूँ। ठीक है, बाद में जनगणना पर एक स्पेशल वीडियो भी आएगा, लेकिन अभी जनगणना से संबंधित एक प्रश्न रखती हूँ कि वो आपके दिमाग में रच बस जाए। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किस वर्ष हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था 2001 में। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया था ना कि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, हर बच्चे को शिक्षा, ठीक है, मिल सके, यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए इनमें से जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 275। ऐसे आपको बता दूं कि संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक जितने भी अनुच्छेद आते हैं ये सभी केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो भी वित्तीय संबंध होते हैं उन्हीं के बारे में ये प्रावधान है। यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान कैसे प्राप्त होता है, तो सहायता अनुदान 3 अनुच्छेदों से प्राप्त होता है, 273, 275 और 282। ठीक है, यहाँ पर जो कि इन ऑप्शंस में केवल 275 ही हमें मिल रहा है, इसलिए यही आंसर है। आपको बता दूं कि संसद की दृष्टि से, संसद के नज़रिए से जो अनुदान उचित होता है, जो सही होता है, वही केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा किस बैंक की शाखाएं हैं? बिहार में सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं बैंक की वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं हैं। ऐसे तो सारे बैंक बिहार में हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हैं। इसके साथ हमारे आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज का प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी इनमें से कौन थी? गया, वैशाली, चंपा, गिरिवज या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइए और भी कुछ सजेशंस हो, फीडबैक हो तो ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है और एक शेयर भी बनता है। ठीक है, थैंक यू।